तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज, अभी आप लोगों का रांची यूनिवर्सिटी का मारवाड़ी कॉलेज है जो रांची यूनिवर्सिटी में आता है, उन सभी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है। तो मैं जो है आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुआ है। मैं उसका भी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ बच्चे जो कह रहे थे मारवाड़ी कॉलेज वाले कि जो आईकेएस का है, आईकेएस का भी तैयारी करवा दीजिए। ठीक है। तो उन लोग का एग्ज़ाम क्या है, शायद आई थिंक 29 तारीख को उन लोग का एग्ज़ाम है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उन लोग का एग्ज़ाम कब है। शायद 29 तारीख को ही है। तो उन लोग का यहाँ पर आईकेएस का पेपर है। तो उन लोग बोल रहे थे कि आईकेएस का भी क्वेश्चन लाइए। ठीक है। तो जो आईकेएस का है वो 50 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स के होगा। ठीक है। सेमेस्टर वन आलो जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और आप लोगों के पास समय है 1.5 घंटा दिया रहेगा। ठीक है। 1.5 घंटा में समय दिया रहेगा, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट में होगा। ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से एक सही होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, और इसका पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, तब आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन है, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि आईकेएस का क्या अर्थ है। तो आईकेएस का क्या अर्थ है? तो आईकेएस का मतलब होता है भारतीय ज्ञान प्रणाली, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आईकेएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आईकेएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करना, यानी कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईकेएस के दायरे में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? तो दर्शन शास्त्र भी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी है, और कला और साहित्य भी है। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, और फिलोसॉफी भी है। ये सभी शामिल है किसमें? आईकेएस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आईकेएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आईकेएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना और उसको सुरक्षित करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईकेएस के अंतर्गत कौन सी भारतीय प्रणाली चिकित्सा पर केंद्रित है। तो चिकित्सा पर कौन केंद्रित है? आयुर्वेद। ठीक है। और पूछेगा कि आयुर्वेद का जनक कौन है। तो चरक, महर्षि चरक है। ठीक है। महर्षि चरक कौन है? चरक संहिता के यहाँ पर जनक माने जाते हैं। ठीक है। और एक बार यहाँ और देख लीजिए, यहाँ पूछेगा कि शल्य चिकित्सा का जनक कौन है। तो शल्य का चिकित्सा का जनक कौन है? तो सुश्रुत। ठीक है। सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा के जनक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आईकेएस के अंतर्गत कौन सी प्रथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है वो कौन है? योगा। ठीक है। योगा के माध्यम से आप लोगों का जो शारीरिक मानसिक स्थिति है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आईकेएस में निम्नलिखित के बारे में ज्ञान शामिल है। तो किसके बारे में शामिल है? तो यहाँ पर देख लीजिए, कृषि कृषि हो गया, वास्तुकला भी है, खगोल विज्ञान भी है, और यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है। ठीक है। वास्तुकला भी है और खगोल विज्ञान भी है। ठीक है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी विज्ञान बोलते हैं खगोल विज्ञान को इंग्लिश में। तो यह सभी जो शामिल है किसमें? आईकेएस में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किसे आईकेएस के घटक नहीं माना जाता है। तो योग को माना जाता है, आयुर्वेद को माना जाता है, और वैदिक गणित को भी माना जाता है, लेकिन जो क्वांटम भौतिकी है, क्वांटम फिजिक्स है, उसको हम लोग आईकेएस में नहीं मानते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को ज्ञान प्रणाली का आधार माना जाता है। तो वेद जो है, वेदा को हम लोग यहाँ पर भारतीय जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, और इसको हम लोग ज्ञान का प्रणाली मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का मतलब क्या होता है? तो जो वेद शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। क्या होता है? नॉलेज होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्राचीन भारतीय ग्रंथ खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन के मिश्रण वाले अंत विषयक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा? आर्यभट्टिया। ठीक है। जो आर्यभट्टिया है, आर्यभट्ट द्वारा लिखा हुआ है, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि आर्यभट्टिया की रचना कौन किए हैं। तो आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि में आईकेएस को दर्शाता है। तो कृषि में कौन दर्शाता है? तो पारंपरिक सिंचाई जो विधि है वो कृषि में आईकेएस को बताता है। ठीक है। यानी कि हर एक जगह में जो है आईकेएस, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है, कृषि में भी है। कृषि में कौन है? तो सिंचाई, जो पारंपरिक सिंचाई की विधियाँ हैं वो आईकेएस के अंतर्गत आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
13 है कि किस भारतीय विद्वान के कार्य ने भाषा विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र को जोड़ा? तो पनीनी। ठीक है, पनीनी जो है वो विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र को जोड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आईकेएस में खगोल विज्ञान का गहरा संबंध निम्नलिखित में से था? तो किससे था? अनुष्ठान, पंचांग निर्माण और कृषि से था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि आईकेएस का कौन सा क्षेत्र ध्वनि, गणित और साध्यात्मक से को जोड़ता है? तो संगीत। संगीत जो है ये सभी को जोड़ता है। ठीक है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी पारंपरिक पद्धति स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, आहार और जीवन शैली को एकीकृत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। देखिए गाइज, ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टा लगा के याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की आयुर्वेद भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति किसका भाग है? तो अथर्ववेद का है। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। जो यहाँ पर आयुर्वेद है, आयुर्वेद अथर्ववेद का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर चरक संहिता का मुख्यतः किससे संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया आयुर्वेद से। आयुर्वेद के जनक चरक संहिता को माना जाता है। चरक को उन्होंने ग्रंथ लिखा था चरक संहिता, इसको याद कर लीजिएगा। और सुश्रुत भी ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता किसके बारे में है? तो सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा के बारे में है, और चरक संहिता जो चरक द्वारा लिखा गया है वो आयुर्वेद के बारे में बताता है। ठीक है, ये सबको याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पनीनी का अष्टाध्यायी निम्नलिखित का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसका स्रोत है? तो व्याकरण और भाषा विज्ञान का। ठीक है, जो पनीनी का व्याकरण उन्होंने लिखा है बुक, जिसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि पनीनी का पूछेगा कि पनीनी का एक महत्वपूर्ण किताब कौन है? तो व्याकरण हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से ज्ञान का स्रोत है। तो किसका स्रोत है? सर्जरी। मैंने अभी बताया शल्य हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सर्जरी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नंबर कि किस प्राचीन ग्रंथ का भारतीय वास्तुकला ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो इसका वास्तुशास्त्र जो है वो प्राचीन ग्रंथ का जो वास्तुकला का ज्ञान माना जाता है। ठीक है, वास्तुशास्त्र को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सा है? तो आर्यभट्ट नामक से एक पुस्तक लिखा है आर्यभट्ट ने। ठीक है, और पनीनी कौन लिखे हैं? पनीनी का कौन सा किताब लिखे हैं? तो व्याकरण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भास्कराचार्य की लीलावती का विषय क्या है? तो जो भास्कराचार्य की लीलावती है वो अंकगणित से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भास्कराचार्य की बीजगणित का विषय क्या है? तो बीजगणित का विषय क्या है? बीजगणित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक, देखिए पूछती है यहाँ पर शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? सुश्रुत संहिता। और यहाँ पर आयुर्वेद का जनक कौन है? तो महर्षि चरक। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का वर्णन किसने किया? तो आयुर्वेद में कौन किए हैं? सुश्रुत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की चरक संहिता मुख्य रूप से केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? तो आंतरिक चिकित्सा पर। जो चरक संहिता है वो आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन को सबसे पहले किस भारतीय राज्य में अनिवार्य किया गया था? तो तमिलनाडु में सबसे पहले जो वर्षा जल संचयन है उसको यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया था, तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस रेगिस्तानी क्षेत्र में छत पर वर्षा जल संचयन की लंबी परंपरा है? तो यहाँ पर जो थार रेगिस्तान, जहाँ पर कहाँ पर है ये राजस्थान में थार रेगिस्तान, वहाँ पर जो है छत पर वर्षा को संचयन करने का जो लंबी परंपरा चली आ रही है, यानी कि बहुत पहले से चला आ रहा है यह परंपरा जल संचयन करने का। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का ने प्रत्यक्ष रूप से किसको बढ़ावा दिया? तो जो चिपको आंदोलन था वो जल संरक्षण को बढ़ावा दिया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किसको? तो यहाँ पर वनों की कटाई पूछेगा। अप्रत्यक्ष तो वनों की कटाई, और अप्रत्यक्ष पूछेगा तो जल संरक्षण, और प्रत्यक्ष वनों की कटाई। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि चेक डैम को टिकाऊ माना जाता है क्योंकि वे क्या करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अ तथा ब, यानी कि मृदा अपरदन को रोकता है और भूजल पुनर्भरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्रे वाटर पुनर्चक्रण मुख्यतः किसके लिए लागू होता है। तो यहाँ पर बागवानी और फिलिसिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सी टिकाऊ सिंचाई विधि वर्षा की नकल करती है। तो स्प्रिंकलर जो यहाँ पर है यहाँ पर क्या है, स्प्रिंकलर सिंचाई जो है वो सिंचाई विधि जो है उसका नकल करती है। अगला क्वेश्चन है कि सतत टिकाऊ जल प्रबंधन का सिद्धांत है। तो क्या है, अपव्यय को कम करना और पुनर्भरण सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पारंपरिक प्रथा आधुनिक सतत विकास लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती है। तो वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान वर्तमान में निर्मित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने यहाँ पर कर दिया था, ढहा दिया था, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर करके उसको गिरा दिया था। तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क कहाँ में है। तो कोणार्क उड़ीसा में है। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य जहाँ पर सूर्य भगवान का पूजा होता है, उसको किसने बनवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने। कौन बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे। तो जो खजुराहो का मंदिर था उसको चंदेल राजवंश द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर किस शासनकाल में पहुंची। तो जो मुगल वास्तुकला था वो शाहजहां के काल में चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे ऊपर पहुंच गया था। वास्तुकला जो था आर्किटेक्चरल, वो शाहजहां के काल में अपने चरम स्थान पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंधार मूर्तिकला शैली किससे प्रभावित थी। तो जो गंधार मूर्तिकला था वो यूनानियों कला से प्रभावित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को के रूप में सुलझाती है, यानी कि किसके रूप में सुलझाती है। तो अतिरिक्त विकास। ठीक है, अतिरिक्त विकास हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सुधार यानी कि NEP 2020 में शामिल किया गया था। तो कौन सा सुधार शामिल किया गया था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था तो उसमें सभी शामिल किया गया था, समाज और समावेशी शिक्षा। ठीक है, और सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, और जो नई पाठ्यचर्या था उसका 5+3+3+4 करना, यानी कि उपयुक्त प्लस सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी विद्वान आई किंग और हवेन सांग ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा कब किया था। तो कब किया था, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में उन्होंने जो है वो जो चीनी यात्री है आई किंग और हवेन सांग ने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बिहार में, उसका यात्रा किया था। लगभग इन्होंने 630 और 643 के बीच में इन लोग आए थे। कितना के बीच में, 630 और 643 के बीच में जो थे हवेन सांग, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के दौरा करने आए थे। ठीक है, और पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, किस शासनकाल में बना था। तो गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और किसको डिस्ट्रॉय कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि श्री धनिया कटक विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ। तो जो धनिया कटक विश्वविद्यालय था वो ऋषि शंकराचार्य के काल में, यहाँ पर हो जाएगा ऋषि नागार्जुन, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। जो ऋषि नागार्जुन थे, नागार्जुन के काल में ही जो धनिया कटक विश्वविद्यालय था वो प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर के सबसे पवित्र भाग को क्या कहते हैं, जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति होती है। तो उसको क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह कहते हैं जो मंदिर के मुख्य भाग होता है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम
महाबलीपुर के रथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश शासक द्वारा किया गया था? तो जो राजवंश थे, पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुर के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 47, अंगकोर वाट मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? तो जो अंगकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया देश में ये मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो एलोरा जो मंदिर है वहाँ पर वास्तुकला की द्रविड़ शैली देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें से कौन सी गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को समर्पित है? तो जो एलोरा का मंदिर है वहाँ पर जो है वो बौद्ध हो गया, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। ठीक है गाइज, तो ये रहे आप लोगों का 50 क्वेश्चन। यदि आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तब। ठीक है। और गाइज टेंशन नहीं लेना है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम आईकेएस का होगा, आईकेएस में मैं वहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ। बस उतना कर लीजिएगा, उतना कर लीजिएगा तो आप लोगों का जो आईकेएस का एग्ज़ाम है उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। आप मेरा ये गारंटी समझ लीजिए। ठीक है। जो आईकेएस का एग्ज़ाम होगा उसमें मैं 200 प्लस क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो बाहर से आएगा, बाकी सब क्वेश्चन है जब उतना याद कर लेते हैं तो सब उसी से आएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग का जिस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुआ है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ। जो आप लोग कमेंट करते हैं उस सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ और सभी का यहाँ पर जो है समस्या का समाधान करने का कोशिश करता हूँ। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।